सभी मेरे भाइयों थोड़े शांति बनाए रखें। बोलिए एक बार पुनः, भारत माता की। अरे बाड़मेर जैसलमेर की आवाज यदि जोधपुर नहीं जाएगी तो कैसे काम चलेगा। एक बार और फिर, भारत माता की। सबको हृदय से धन्यवाद। आज माननीय कैलाश चौधरी जी की लोकसभा के लिए नामांकन रैली में हमारे बीच में पधारे हुए हमारे प्रदेश की सह प्रभारी और पिछले कई महीनों से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, पूरे राजस्थान में भ्रमण कर रही है और संगठन को मजबूत करने वाली ऐसी हमारी बहन रातकर जी, विजय रातकर जी हमारे बीच में इस जिले के प्रभारी मंत्री जो मारवाड़ के ही हैं, माननीय जोराराम जी कुमार साहब, आज जिनका उद्बोधन होना है। और 2014 से लगा के 2019 तक हम दोनों लोकसभा में साथ रहे, दोनों माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में थे। ऐसे कर्नल राज्यवर्धन सिंह साहब जो राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं, हमारे लाडले जो फूड मंत्रालय देख रहे हैं, खाद्य मंत्रालय देखने वाले भाई सुमित जी गोदारा साहब, और आपके यहाँ के यानी बाड़मेर में तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, राजस्थान सरकार में भी मंत्री हैं भाई के बिश्नोई जी, और पूर्व मंत्री अमराराम जी चौधरी साहब, तीनों जिलों के जिलाध्यक्ष और समस्त बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के समस्त माननीय विधायकगण, नगर पालिका के चेयरपर्सन, सारे जनप्रतिनिधिगण, चाहे सामने बैठे हों या इधर बैठे हों, और सम्मानित मंच। सबसे ज्यादा खुशी हुई आज माननीय कैलाश जी को जो आशीर्वाद देने के लिए संत जन पधारे हैं, और तो सबसे बड़ी बात है मेरे ही जिले के महाराज सुरेंद्रनाथ जी पधारे, उनको मैं प्रणाम करता हूं, सभी संतों को भी प्रणाम करता हूं। और मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों बहनों नौजवान साथियों, समय की बहुत मर्यादा है, कम समय में ज्यादा बात कहना आवश्यक हो गया है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज देश को क्या आवश्यकता है? देश आर्थिक लिहाज से यानी रुपए पैसे के लिहाज से भारत दुनिया का नंबर 1 देश हो, हर व्यक्ति को घर का पक्का मकान मिले, हर घर में लाइट हो, बिजली हो, पानी की सुविधा हो, सारी ये जो सुविधाएं हैं, यानी किसी देश के नागरिक अच्छा जीवन कैसे जिए, इस बात की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता पूरी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। 2014 से लगा करके 19 तक 140 से ज्यादा योजनाएं लाए, और उसमें आपका चाहे गैस का मामला हो, चाहे बिजली का हो, सब जगह लाभ दिया। और किसानों को विशेष रूप से किसानों की सम्मान निधि देकर के सबसे बड़ा काम किया। मूंगों के जो आपके जो भाव है, बाजरा के समर्थन मूल्य बढ़ा के काम किया। और सबसे बड़ा इस क्षेत्र को जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो आप आज 5 साल से भारत सरकार की कैबिनेट में कृषि राज्य मंत्री के रूप में कैलाश जी को दिया है। तो कैलाश जी जिनकी आज ये नामांकन रैली है, तो पहली बात तो ये पार्टी अच्छी, पार्टी का नेतृत्व शानदार, मोदी जी जैसा व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो जो काम में विश्वास रखता है, बातों में विश्वास नहीं रखते। दूसरा देखना पड़ता है पार्टी के रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की शानदार रीति नीति है। तीसरा आपका कैंडिडेट बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूंगा कैलाश जी के लिए तो कि इनका घर राजस्थान के लिए खुला है, बाड़मेर वालों का तो है ही हक है पूरा। राजस्थान का कोई भी व्यक्ति वहां जाता तो ठहरता है, खाना पीना खाता है, और काम के लिए कभी मैंने कैलाश जी को मना करते नहीं देखा। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो हमारा आपका कैंडिडेट है, कृपया इनको समर्थन दें और भारी मतों से जीताएं। और तीसरा, हम कहते हैं हमें वोट क्यों दो,
अरे भाई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजनाएं आई है, गरीब कल्याण के लिए जो प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, देश को 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं तक पहुंचा दिया और सितंबर के अंदर ये 30 नंबर पे आ रही है। तो ऐसा जो कार्य किए हैं उनके आधार पे हम आपसे मांग कर रहे हैं, भाई कैलाश जी को वोट दें, और आशा करता हूं आप सब वोट देंगे। और अभी आप लोगों ने 300 दिन पहले हमारी सरकार बनाई, एक भ्रष्ट सरकार को हटाया, कांग्रेस को, राजस्थान के अंदर, और उस गवर्नमेंट ने आते ही 90 दिन के अंदर, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे पीने का पानी का मामला हो, सारे काम किए हैं। 45% काम पूरे कर दिए हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और किसानों से मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, आज कान खोल के सुन लो, आप को बिजली 8 घंटे दिन में एक बार देने सभी का बैठ जाएं भाई। राजस्थान सरकार, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी और विजयताई जी का भाषण होना है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि किसानों के लिए आने वाले समय में, मैं तो धन्यवाद दूंगा भजन लाल जी को, हमारे प्रदेश के हमारी प्रभारी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को। किसान आयोग का मुझे भी एक अध्यक्ष बनाया है, तो मैं किसानों से वादा करता हूं कि आपके हितों की रक्षा पूरी की जाएगी। राजस्थान में जो भी किसानों का मामला आएगा उसके लिए हम कर रहे हैं, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे खरीदारी का मामला हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने का मामला हो, किसी भी एक से एक शानदार योजनाओं को हम राजस्थान सरकार से आपके लिए क्रियान्वित कराएंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है और बहुत बड़े कभी अन्य मौके पे आएंगे जब बात करेंगे। पहले सबसे पहले कैलाश जी को 5 लाख वोटों से जीता के भेजो और पुनः अपने भारत सरकार में अपने नुमाइंदे को मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनने का मौका दो। पुनः आप सब, मुझे लगता है कि 100% आप कैलाश जी को अच्छे भारी मतों से जीताओगे। इसके लिए पहले से ही आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत से निवेदन करके उद्बोधन दिलावे। जरा यहां से कैलाश जी के जुलूस के रूप में हम कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। एक 10 मिनट खाली आप बिराजे। मुख्य वक्ता के नाते आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी और विजयताई लाटकर जी का भाषण होना है। एक बार जोरदार बोलेंगे, भारत माता की जय। पेट पाकिस्तान तक जानी चाहिए, लगना चाहिए। बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक करवट ली है, देंगे, बोलेंगे ना, भारत माता के। आज की इस माननीय कैलाश जी चौधरी के नामाकरण रैली में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सचिव, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सह प्रभारी आदरणीय श्रीमती विजयताई, राजस्थान सरकार में ऊर्जावान मंत्री माननीय श्री राजवर्धन सिंह जी, माननीय श्री जोराराम जी, माननीय श्री सुमित गोदारा जी, सम्मानित माननीय श्री के विश्नोई जी, और मंच पर विराजमान पूज्य महंत प्रतापपुरी जी और हमारे वरिष्ठ नेता आदुराम जी मेघवाल और सभी मंच पर विराजमान विधायकगण, पार्टी के अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, सम्मानीय मंच, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सब को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है ना? नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है ना? नरेंद्र मोदी जी ने आप सब पर विश्वास करके कैलाश जी चौधरी को एक बार पुनः आपका उम्मीदवार बनाया है, तो आपको वो विश्वास कायम रखना है। किसान कल्याण के रूप में
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों का आय दुगनी करेंगे। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, बताइए मूंग के भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? बाजरी के भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? गेहूं का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इस सब में किसका सहयोग रहा? आपके कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, आप डबल इंजन की ये सरकार है, इस मजबूती दें और कैलाश जी को 5 लाख से पार जीता है। यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं सदैव प्रतापपुरी जी से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट उद्बोधन दें। आदरणीय प्रतापपुरी जी, बाबू जी पधारे। अरे भाई, एक बार विराजे, मेरा 5 मिनट का काम है। जय जय श्री राम। इस पंडाल में बैठे हुए जितने भी भक्त हैं, जितने भी राष्ट्र प्रेमी हैं, सभी बड़े मन से बोलेंगे जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। पूज्य संत श्री चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय अग्रज समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों को हृदय से साधुवाद और मंगल कामना, और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय कैलाश जी को अग्रिम बधाई और मंगल कामना के साथ आशीर्वाद। भारत स्वर्णिम दौर में है। संक्रमण दौर से निकल करके एक स्वर्णिम दौर में आना, और स्वर्णिम दौर में एक ऐसा स्वप्न साकार होता देख रहे हैं जिसको हम कभी काल्पनिक या असंभव मानते थे। वो सारे स्वप्न हमारे साकार हो रहे हैं, और जिनके कारण हो रहे हैं वो आप और हम सब ही मानते हैं, और पूरा विश्व मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सुयोग्य तपस्वी राष्ट्र को समर्पित राष्ट्र पुरुष मोदी जी के माध्यम से भारत विकसित ही नहीं विश्व गुरु भारत बन रहा है। और इस समय हम सबका एक ही कर्तव्य बनता है, एक ही ध्येय, एक ही धर्म, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, उठते बैठते सोते जागते एक ही धर्म और एक ही ध्येय। न जातिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, केवल राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्र भक्ति में ओतप्रोत होकर के मोदी जी के इस महायज्ञ में हम सबको अपनी आहुति देकर के अपने कर्तव्य का बोध करना है। और यह स्वर्णिम दौर सदियों सदियों गुजरने के बाद मिलता है। 200 वर्ष तक अंग्रेजों के सामने संघर्ष किया, तब स्वतंत्रता मिली है, और उसके बाद 70 वर्ष के बाद में एक ऐसा तपस्वी राजा मिला है जो देश को विश्व गुरु बना रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि इनके साथ खड़े रह करके 2024 के अंदर राष्ट्र के इस महायज्ञ, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में जिनके कंधों पर भार है, जिनके गले के अंदर ये भगवा दुपट्टा है, कमल का फूल है, इन पर ही भार है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे और कैलाश जी को जिताएंगे। आज हम सब लोग इन संतों के सानिध्य में एक संकल्प लेकर के उठेंगे। मैं बोलूंगा और आप सब लोग दोहराओगे, नहीं रुकेंगे। बोलिए, नहीं रुकेंगे। मन से बोलना है, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बटेंगे। एक होकर भारत मां की जय जयकार करेंगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भाइयों बहनों, अब वो घड़ी राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट अपना संबोधन दे। प्रभारी अपने लोकसभा के। समय की सीमा पीछे तय हो गई है।
बहुत जल्दी खत्म करना है। आज हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार कैलाश जी चौधरी जी के इस नामांकन रैली में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान में हम सबको लगातार नेतृत्व देने वाली और पिछले विधानसभा चुनावों में जिनके अथक प्रयासों से यहाँ से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सम्मानीय विजया रहाटकर ताई जी, खेल और उद्योग मंत्री सम्मान्य राज्यवर्धन सिंह जी, कैबिनेट मंत्री सुमित जी गोदारा, राज्य मंत्री के विश्नोई जी, राजेंद्र जी गहलोत जी और मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर पंडाल में विराजमान सभी राष्ट्र भक्त जिन्हें जो यहाँ पर राष्ट्र निर्माण के लिए अपना संकल्प लेकर आए हैं। आज कैलाश जी चौधरी जी का नामांकन है और पिछले दिनों में सभी 8 विधानसभाओं की मीटिंग में उपस्थित रहा और आप सब लोगों से मिलने का, कई लोगों से मिलने का मौका भी मिला। लोगों में जबरदस्त उत्साह है और निश्चित रूप से मोदी जी के संकल्प को लेकर के उत्साह है। भाई, कांग्रेस की यहाँ सरकार लगातार 70 सालों से देश में सरकार है, लेकिन कांग्रेस ने इस देश को गरीब देश बनाए रखा और यहाँ के देश में देशवासियों को भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं लाए, लगातार गरीब बनाकर रखा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो निर्णय लिए हैं, निश्चित रूप से उन निर्णयों से देश आज विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में जा रहा है। आज मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 1947 में देश आजाद हुआ और 15 अगस्त 2047 तक हमारा देश कैसे विकसित राष्ट्र बने और हमारा देश कैसे मजबूत राष्ट्र बने, हमारा देश कैसे संपन्न राष्ट्र बने और कैसे विश्व गुरु बने, इस दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं। तो हम मोदी जी के संकल्प के साथ में खड़ा रहे और खड़े रह करके मोदी जी के संकल्प को हम पूरा करें, यह आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। और वैसे भी अब जैसे जो वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही है देश भर से कि कई हमारे प्रत्याशी तो निर्विरोध हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देश के कई भागों से निर्विरोध हो रहे हैं। ये पहला इतिहास बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा में भी निर्विरोध आ रहे हैं और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए लगातार क्रमबद्ध लाइन में लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका और मोदी जी का जो संकल्प है वो निश्चित रूप से देशवासियों और मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हम 26 तारीख को जो मतदान का दिवस है उस दिन भारी संख्या में मतदान करें और मोदी जी के संकल्प 400 पार को हम पूरा करें। और यहाँ उस 400 पार में यहाँ से बाड़मेर लोकसभा की क्षेत्र की सीट भी हम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। वैसे मैं आज भाषण नहीं दूंगा, आपके बीच में बार बार आता रहूंगा, लेकिन एक बार हम मोदी जी के संकल्प को लेकर के 400 पार और यहाँ से 5 लाख से पार कैलाश जी को जिता करके मोदी जी की टीम में भेजे, ये निवेदन, ये संकल्प हम सब यहाँ बैठे लोग ले। तो आप सब लोग हाथ खड़ा करके इस संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्प ले। बोलो, हाथ खड़ा करें सब लोग, बोलो भारत माता की।
बोलो भारत माता की जय हिंद। भाइयों बहनों, अब हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राजस्थान से पधारे आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी बोले। उससे पहले मैं तगाराम जी की पुत्रवधू स्वीकृति देवी जो हमारी जिले की उपाध्यक्ष है, भाटी जी का जो है सुनीता भाटी जी का स्वागत एक बार दुपट्टा उड़ाकर आप करेगी। जैसलमेर मतदार मधुरपाराम भील और शरीफ खान जी सरपंच साहब, इनका आदूराम जी दुपट्टा उड़ाकर इनका पार्टी में स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि बड़े सम्मान के साथ, ये राजस्थान और बाड़मेर की फौजी जनता है और आप फौजी हैं, आप कबीना मंत्री हैं, आह्वान दें और सबसे हाईएस्ट वोटर से कैलाश चौधरी जीते, इस आह्वान के साथ आप निवेदन करें। बोले भारत माता की। ये बाड़मेर की आवाज है। बोले भारत माता की। ये है बाड़मेर की आवाज। एक मिनट आप जरा बैठे। बाड़मेर में मैं पहली बार आया हूं एक राजनीतिक सभा के लिए। आप सबसे पहली बार बातचीत करने का मुझे अवसर मिल रहा है। आप जोश भरेंगे तो मेरा जोशीला भाषण आपके साथ होगा। बोले तैयार है क्या बाड़मेर? बोले भारत माता की। बोले भारत माता की। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं हमारे साधु संत महाराज जो यहां विराजमान है। मैं प्रणाम करता हूं हमारे सभी मंत्रीगण जो पीछे मंच पे विराजमान है, सभी विधायकगण, सभी सांसदगण, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जिनकी वजह से ये सब संभव हुआ है, और खास तौर से मेरे सामने बैठे मातृशक्ति जो इस तरफ बैठी है, हमारे युवा साथी जो मेरे आसपास है, बाड़मेर का पूरा परिवार यहां पर मौजूद है, पूर्व सैनिक यहां पर है, सभी मीडिया कर्मी जो यहां पर हैं, आप सबको मेरी राम राम, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं ज्यादा लंबा नहीं बात करूं, मैं भाषण भी नहीं दूंगा, मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। बात महत्वपूर्ण है, बात ऐसी है जो आज की नहीं अगले कई 25 साल की है। आपके आशीर्वाद से मुझे एक मौका लगा 2014 में, भारत की सेना में 27 साल रहने के बाद मुझे मौका लगा एक ऐसी पार्टी में आने का जो सेना की तरह ही देश को सबसे पहले रखती है। मुझे गर्व है एक ऐसी पार्टी पर जो राष्ट्र को प्रथम रखती है। और पिछले 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करने का जो मुझे अवसर मिला, मैंने उन्हें बहुत नजदीक से देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको एक सैनिक के नाते कह सकता हूं, इस देश के खिलाड़ी के नाते कह सकता हूं, इस देश के योद्धा के नाते में कह सकता हूं कि अगर मेरा जीवन इस राष्ट्र पे कुर्बान है तो मुझे गर्व है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता आज हमारे देश के अंदर है। बाद में कराएंगे। आज आपके सामने अवसर है, देश के निर्माण का अवसर है आपके पास। यह कोई साधारण वोट नहीं है, हर 5 साल में आता है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी ना। ये वो वोट नहीं है, ये वो मौका है जो पिछले 10 साल में आपके सामने जो सरकार लगातार दिन रात काम कर रही है, जिसे आपने महसूस करा है, आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ होगा अनेकों अवसर पर।
रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है 2000 मील दूर, युद्ध विराम नहीं हो रहा, लेकिन भारत के विद्यार्थी अगर वह तिरंगा लगाकर निकलते हैं तो दोनों देश युद्ध विराम करते हैं। यह ताकत है मेरे भारत की। मुझे गर्व होता है जब मेरे भारत के तिरंगे की यह सम्मान होता है। जब मैं खेलों में था तो ध्वज लहराता था, हम उसके लिए दिन रात मेहनत करते। आप ही के गांव से सैनिक आते हैं, आप ही के गांव से सैनिक वहां सरहद पर जाकर लड़ते हैं, गोलियों का सामना करते हैं। उनसे पूछिए कि उनके बगल में कौन खड़ा है। वो ये नहीं बोलेंगे मेरे बगल में कोई अहीर खड़ा है, कोई जाट खड़ा है, कोई राजपूत खड़ा है, कोई मीणा खड़ा है, कोई एससी खड़ा है। वो ये कहते हैं कि मेरे साथ मेरा भाई हिंदुस्तानी एक भारतीय खड़ा है। यही तो हमारी ताकत है, इस भारत की यही तो ताकत है। और इस भारत को, क्योंकि लोकतंत्र है, आजादी है सब कुछ बोलने की, तो दूसरे देश ये जानते हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर इनको बांटा जा सकता है, कि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। मुझे बताओ, चाइना में कोई चुनाव होता है क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा बाड़मेर, मैं आपके कानों तक पहुंच रहा हूं, क्या मैं आपके दिल तक पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा? मुझे बताओ, चाइना में चुनाव होता है क्या? चाइना में चुनाव होता है क्या? आज हम चाइना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ चले हैं। चाइना की सरहद के ऊपर जब हमारी सेना उनकी सेना का सामना करती है, मजाल है किसी चीनी सैनिक की कि हमारे सामने आंख उठाकर देख ले। यह ताकत है आज लोकतंत्र की, लोकतंत्र की ताकत। इस लोकतंत्र की ताकत को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बाड़मेर के एक एक मतदाता की है। बोलो, मैं गलत हो तो बोलाओ, मैं गलत हूं तो बोलो। बाड़मेर की एक एक मतदाता का यह जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को मजबूत करें, भारत को एकजुट रखें। आज जब आपके गांव के अंदर किसी गरीब महिला के पास चूल्हा पहुंचता है, गैस का चूल्हा पहुंचता है, आवाज पहुंचता है, गर्व नहीं होता क्या? मुझे बताओ, आपको गर्व होता है या नहीं होता? आपको इतना गर्व होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं भारत की सरकार को देश के लिए काम करते देखता हूं, क्योंकि मैंने 40 साल एक साधारण नागरिक के तौर पे मैंने जीवन जिया है और मैंने देखा है आप सिस्टम के सामने झुक जाते थे, कहते थे सिस्टम ऐसा ही है। लोग तो यहां तक बोलते थे कि सिस्टम में मिल जाओ। बताओ, होता था या नहीं होता था ऐसा? सरकार लाचार दिखती थी, नहीं दिखती थी? दूसरे देश भारत को दबाते थे, दूसरे देश भारत को दबाते थे। अब चाहे प्रधानमंत्री किसी दूसरी पार्टी का ही क्यों ना हो, जब भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देहाती महिला कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री मनमोहन जी क्यों ना हो, दर्द होता है या नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री, आज देखो पूरा माहौल बदल गया है। दुनिया जब आपस में बात करती है तो सबसे पहले बोलती है कि भारत की मंशा क्या है। यह ताकत है आज भारत की। इस ताकत को देने वाला कौन है? यह ताकत को देने वाला कौन है? हर 5 साल के अंदर जनता जनार्दन यह ताकत देती है। जब 25 में से 25 सांसद आप राजस्थान में से चुनते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाजू मजबूत होते हैं। बोलो, सही बोल रहा हूं या नहीं? पीछे जो बैठे सही बोल रहा नहीं बोल रहा? आप जब 25 में से 25 सांसद चुनते हैं तब प्रधानमंत्री जी के 5 बाजू हाथ मजबूत होते हैं। कई बार किसी को लगता है ये भी है, वो भी है, अरे इसने तो मेरे को नमस्कार नहीं करा। अब मैं गया था इनके पास डिजायर लेकर, वो चिट्ठी लेकर, मेरे को डिजायर नहीं दी। मुझे बताइए, आपने क्लास में इतिहास में पढ़ा है ना कि आक्रमणकर्ता इस दिशा से आए थे, और जब आक्रमणकर्ता इस दिशा से आए थे तो भारत बटा हुआ था,
यही छोटी छोटी चीजों में बंटावा था, अपने मैं स्वार्थ में बंटावा था। आज मैं नहीं, आज हम चाहिए। आज भारत को एक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम हमेशा की तरह बंटते रहेंगे। इतिहास बदलना बहुत जरूरी है और यही मौका है, यही मौका है कि हम भारत को वापस से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। हम किताबों में पढ़ते थे कि भारत सोने की चिड़िया होता था। मुझे बताइए, आप सबके जीते जी अगर भारत वापस सोने की चिड़िया बन सकता है तो आपको गर्व होगा या नहीं होगा? बताइए। हमारे जीते जी हमारा सौभाग्य है। जब सेना के अंदर ये पूछते हैं ना कि हमले के लिए कौन वॉलंटियर कर रहा है, तो हाथ खड़े होते हैं सबके, क्योंकि सब जाना चाहते हैं सबसे पहले हमले के अंदर। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जीते जी भारत बदलेगा। हम भारत को बदलते हुए देखेंगे, ये हमारे जीते जी होगा। अब कभी मुझे बताओ, जब कोई दौड़ होती है, आपने दौड़ तो दौड़ी होगी या सभी ने दौड़ी होगी, देखी भी होगी दौड़। जब कोई दौड़ देखने जाते हो तो तेज दौड़ने वाले को देखते हो या लंगड़ी मारने वाले को देखते हो? ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। बोला, जो धावक रेस जीतना चाहता है उसके लिए ताली बजाते हो या जो गिराता है, लंगड़ी मारता है, उसके लिए ताली बजाते हो? बताओ तो। जीतने वाले के लिए। अब जो राजनीतिक दौड़ होती है, जो राजनीतिक दौड़ होती है, उसमें कुछ लोग टंगड़ी लगाने वाले भी होते हैं। लेकिन हमारा धावक यहां बैठा हुआ है, हमारा धावक यहां पर हमारे सामने बैठा हुआ है। और चुना किसने है? इस देश के दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुना है। अगर मैं विश्वास करता हूं अपने कमांडर में, अगर मैं विश्वास करता हूं अपने कमांडर में, तो फिर मैं उनके हुक्म के ऊपर प्रश्न नहीं पूछता। आग बंद करके जैसा कहा गया है वैसा करता हूं। ये कैलाश, ये सुनो मेरी बात, ये कैलाश नहीं, इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे काशी नजर आता है। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है। क्या आपको नजर आता है राम मंदिर बनते हुए? आपने इनको वोट दिया तभी राम मंदिर बना। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। मुझे इनमें कैलाश नहीं नजर आता, मुझे एक बूढ़ी मां के आंसू पूछते हुए नजर आते हैं। मुझे भारत मजबूत बनता हुआ दिखाई देता है। ये कैलाश नहीं, ये भारत है। बाड़मेर की जनता भारत को जिता सकती है। बोलो तैयार हो? कुछ लोग ये बोलेंगे एक वोट से क्या होगा, कोई बोलेगा एक मेरा वोट से क्या हो। मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे एक वोट से अगर किसी गरीब का पेट भरता है तो मेरा वोट मोदी को। अगर मेरे एक वोट से किसी गरीब का घर बनता है तो मेरा वोट। अगर मेरे एक वोट से बाड़मेर के अंदर शानदार सड़कें बन जाती हैं तो मेरा वोट। अगर मेरे एक वोट से इस पूरे के पूरे देश को मजबूत कर देते हैं, सेना मजबूत हो जाती है तो मेरा वोट। अगर एक वोट से पाकिस्तान थर-थर कांपता है तो मेरा वोट। एक एक वोट मोदी जी को पड़ना चाहिए। ये कैलाश नहीं, ये मोदी है, मोदी। बोलो तैयार हो? तैयार हो? पहना दो विजय माला, सुनाई नहीं दे रहा, विजय माला, सुनाई नहीं दे रहा, विजय पहना दो। बोला भारत माता की। विजय माला। ये विजय माला की सौगंध रखनी है। कैलाश जी,
कैलाश जी एक बार बाड़मेर की जनता को दंडवत होकर प्रणाम करो, जोरदार हो जाओ दंडवत, नीचे झुककर दंडवत होकर, तो आशीर्वाद जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद। अब मैं सुमित गोदारा जी से निवेदन करूंगा, 1-2 मिनट। सुमित गोदारा जी हमारे कैबिनेट मंत्री, अरे यार छोड़ो नहीं यार, वो जरूर थी। देवाराम जी जानी सरपंच और करण गोदारा जी ये भी पार्टी में आ रहे हैं, इनका स्वागत। राम राम सा सामा आवाज धीरे आई, जोर हूं कहीं नहीं। राम राम सा। मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच कह दूं और गांव ढाणी आवड़ा सगला बडेरा बुजुर्गा ने प्रणाम, सगला युवा साथियों ने घणो घणो प्रेम वश ने मातृशक्ति ने वंदन। साथियों निवेदन हुई कि ये चुनाव लोकसभा का चुनाव कोई भाई कैलाश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये साथियों देश का चुनाव है, भारत का चुनाव है, जिसे भारत को विश्व गुरु ले जाने का है। ये अवसर आपको और हमको मिला है, क्योंकि तीसरा चुनाव में मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया के सबसे ताकतवर वर्ल्ड लीडर के रूप में विश्व में कोई उभरेंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और वो नरेंद्र मोदी कब उभरेंगे? जब यहां से भाई कैलाश चौधरी जीत कर जाएंगे। और कैलाश चौधरी क्यों नहीं जीते हैं? कैलाश भाई मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आज मैं बीकानेर से रवाना हुआ, 4 घंटे के अंदर मैं आपके बाड़मेर पहुंचा। जो ग्रीन भारतमाला सड़क आपने बनाई मोदी जी के आशीर्वाद से, आपने 4 घंटे में यहां तक पहुंचा, ऐसा शानदार सड़क आपने बना के दी। और मोदी जी वो व्यक्ति, जब अमेरिका का राष्ट्रपति G20 के समिट में जो बिडेन जाता है और पास जाके मोदी जी के थापी लगाकर कहता है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति जो बिडेन, आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए मोदी जी, तो भारत के हर वासी का सीना चौड़ा हो जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं। और जब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है आप बॉस हो, और जब पापुआ न्यू गिनी जाते हैं वहां का प्रधानमंत्री जेम्स ब्लेक पूरी दुनिया के सामने मोदी जी के चरणों के आशीर्वाद लेता है, तो हमें गर्व होता है कि ये हमारा बदलता भारत है, ये बदलता विश्व गुरु जो भारत बन रहा है मोदी जी के आशीर्वाद से बन रहा है। और क्यों नहीं बने? ये डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, उसी तरह हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने 3 महीने में जो काम करके दिखाया है, मैं आपके 1 मिनट लूंगा। सरकार बनते ही 1 जनवरी से 450 रुपए उज्ज्वला गैस योजना में सिलेंडर देने शुरू किए, जो हमारे संकल्प पत्र में था, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया। किसानों को 2000 किसान सम्मान निधि योजना पहली कैबिनेट बैठक में पास किया। और अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में 5 साल मैं भी विधायक था, 5 साल में सिर्फ 5 करोड़ की सड़कें दी और 3 महीने के अंदर 5 करोड़ की सड़कें जारी होगी और टेंडर भी जारी हो गई। ये हमारी भजन लाल शर्मा की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 करोड़ के प्रस्ताव हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज के लिए पास किए जा चुके हैं। 8 करोड़ रुपए हर विधायक को 3 महीने में दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की वो सरकार है जिसने आते ही 3 महीने में पेट्रोल के 5 रुपए और डीजल के 5.5 रुपए कम करके किसान और आम आदमी को राहत दी। जो अशोक गहलोत सिर्फ कहते गए ये भाजपा की सरकार। ये वो सरकार जिसने बनते ही वादा किया था कि जो पेपर नकल में लगे हुए हैं उनको नकेल कस के जेल में डालेंगे, और जेल में डालने का काम किया वह भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार ने करके दिखाया युवाओं के लिए। साथियों अब ये 26 तारीख को चुनाव भाई कैलाश का, मोदी जी का, देश का चुनाव है। डबल इंजन की सरकार को ताकत देंगे भाई कैलाश जी चौधरी। तो आप सबको नारा जोरदार, फिर एक बार जोर से, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। राम राम साहब, धन्यवाद। मैं अब दिल्ली से आई हुई हमारी सह प्रभारी आदरणीय विजयता डाटकर से निवेदन करूंगा कि जनता को संबोधन करे और नरेंद्र मोदी जी का संदेश जनता तक पहुंचाएं। मैं गणपत सिंह जी बाकासर पूर्व प्रधान आदरणीय आदूराम जी और जोराराम जी से निवेदन करूंगा उनको दुपट्टा ओढ़ा कर पार्टी में लें। आज की इस विशाल सभा में कैलाश जी को जितवाने के लिए जो जो लोग आए हैं, वो सभी लोग दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए मेरे साथ नारा लगाइए,
भारत माता की। हम सभी लोग कैलाश जी को जितवाने के लिए आए हैं ना। जिन जिन को उनको जितवाना है वो सभी लोग अपनी हाथों की मुट्ठियों को बांधे और उसी के साथ साथ नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में हमारे केंद्रीय मंत्री और यहां से सांसद और अभी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कैलाश जी, उसी के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी शीर्षस्थ नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाई और मेरे बहनों, जिस तरीके से आपने अभी कैलाश जी को आशीर्वाद दिया है, इतनी भारी संख्या में आपने उनको आशीर्वाद दिया है, तो आज ही कैलाश जी की विजय निश्चित हो गई है। कैलाश जी, अब आपको चिंता करने की कोई कारण नहीं है। आपका ये चुनाव है, ये चुनाव यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति का अपना खुद का चुनाव बन गया है। और क्यों नहीं बनेगा? देश की सेवा करने वाला प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें मिल गया है। चाहे इस देश का गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो या मेरे सामने खड़ा हुआ हमारा युवा हो या इतनी भारी में संख्या में आया हुआ किसान हो, इन सभी के लिए आदरणीय मोदी जी ने काम किया। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि वो आपने उनको 2014 में पहली बार आशीर्वाद दिया, 2019 में दूसरी बार आशीर्वाद दिया और अभी तीसरी बार आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम सब कह रहे हैं कि अब की बार फिर एक बार मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आप सभी को आग्रह करना है कि जो महिलाओं को सुरक्षा देता है, सम्मान देता है, फिर से एक बार चुनकर देना, क्या ये हमारा काम नहीं बनता है? जो किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ अपने साथ सम्मान के साथ लेकर चलता है, क्या उनको फिर से चुनकर देना हमारा काम बनता है कि नहीं बनता है? और उसी के साथ साथ युवाओं के हाथों को काम देने वाला, युवाओं का भविष्य संवारने वाला प्रधानमंत्री जी का साथ देना हमारा काम बनता है कि नहीं बनता है? तो इसीलिए मुझे आपको यही कहना है कि क्या तीसरी बार फिर से मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है? हम तैयार है तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय कैलाश जी जोरदार तालियों से स्वागत करके आपसे निवेदन करूंगा कि जनता से आशीर्वाद लें। देवाराम जी जानी, करण गोदारा जी, इनका दुपट्टा ओढ़ा कर स्वागत करो। आदुराम जी, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज इस
नामांकन रैली के अंदर हमारे बीच में मंत्री और राजस्थान की सह प्रभारी मेरी बड़ी बहन विजयताई जी राठकर और हमारे बीच में राजस्थान की सरकार के मंत्री जिनका हमने अभी ओजस्वी उद्बोधन सुना, ऐसे हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब और साथ ही हमारे यहाँ के प्रभारी आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब राजस्थान सरकार में मंत्री, और साथ ही बीकानेर से हमारे बीच में आए राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय सुमित जी गोदारा और हमारे यहाँ के स्थानीय गुड़ामालानी के विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री और मेरे भाई आदरणीय के बिश्नोई जी, और साथ ही मंच पर विराजमान है हमारे आदरणीय पीपी अपने सीआर चौधरी साहब जो किसान आयोग के अध्यक्ष, और साथ ही मंच पर विराजमान है हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जिनमें हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय हमीर सिंह जी भायल साहब, और साथ ही हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अमराराम जी चौधरी साहब, और हमारे बीच में विराजमान है हमारे चौटन के विधायक आदरणीय आदूराम जी मेघवाल साहब, और हमारे बीच में विराजमान है हमारे जैसलमेर के विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी, और हमारे बीच में विराजमान है जिनका मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता में रखा और उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने, इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक का नाम लूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। हमारे बीच में आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज पधारे हैं, पोखरण के विधायक, क्षमा चाहूंगा उनका नाम, और उसके साथ ही हमारे मंच पर उधर सभी संत वृंद विराजमान है, उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ यहां पर बैठे नेतागण और उसके साथ ही यहां पर आए हुए बाड़मेर जैसलमेर की अपार जनसमूह के अंदर यहां पर आए हुए सभी, यहां पर देवतुल्य जनता आए हुए सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उनके चरणों में अभिनंदन करता, प्रणाम करना चाहूंगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए आप सभी मुझे यहां पर आशीर्वाद देने के लिए आए हो, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं आप सभी का कि आपने मुझे पिछली बार आशीर्वाद दिया और उसका परिणाम यह रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार बने, और दूसरी बार बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही है वो आप सब भली भांति जानते हैं, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हो। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि इस राजस्थान के अंदर आप सबने जैसा कि एक ऐसी सरकार बनाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो उन्होंने वादे किए वो पूरे होते जा रहे हैं, और उन्होंने जो घोषणा पत्र में किए थे उसके लगभग 42% काम 3 महीने के अंदर पूरे हो चुके हैं। अभी आगे 4.5 पौने 5 साल पड़े हैं, उनके अंदर कितने ना जाने और काम होंगे इस राजस्थान में। लेकिन पूर्व में जो अशोक गहलोत की सरकार थी, उस अशोक गहलोत की सरकार ने जिस तरह से राजस्थान के अंदर चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कामों को रोकने की बात की हो, किया है, ये आप सब जानते हैं, और उसकी वजह से आपने सरकार को बदल दिया।
इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। हाँ, ये जरूर है कि मेरे भी यहां पर सरकार नहीं होने की वजह से कई बार कई परिस्थितियां पैदा होती है। सरकार नहीं होने की वजह से कई काम ऐसे जो थे या होने जरूरी थे लेकिन वो नहीं करवा पाए। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो अब आने वाले समय के अंदर विकास के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जो बचे हुए काम भी होंगे। अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे चलाते हैं, कुछ लोग जैसा कि कहीं मीडिया के अंदर देने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि कैलाश जी आपने क्या किया। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, मुझसे पूर्व भी कई सांसद रहे, उनके कामों की अगर बात करें तो आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार में चाहे यूपीए की सरकार रही उसके समय में काम होते ही कहां थे, होने का नाम भी नहीं होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो बाड़मेर के अंदर जो काम हुए उन कामों को आज जो लोग सोशल मीडिया पर लिखकर बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में क्या क्या काम हुए हैं इन 5 सालों के अंदर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 5 साल में 1400 किलोमीटर सड़क बनी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार की बनाई गई। अगर शिक्षा की बात करें तो उसका पैसा खर्च हुआ, नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर भी खर्च हुआ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा जाता है किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है, वो डायरेक्ट पैसा जो जाता है 2000 रुपए हर 4 महीने के किसान के आते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं, वो कृषि मंत्रालय जो मेरा है उस कृषि मंत्रालय के अंदर हमारे साइन से सीधे किसानों के खाते में पहुंचते हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा भी आज यहां पर लगभग 1000 करोड़ रुपए राजस्थान बाड़मेर जैसलमेर में पहुंचा है। और ऐसा यहां पर जैसा कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर हुआ, किसानों के लिए फसल बीमा के अंदर कई जगह जिस तरह से किसान सब फसल बीमा दिया ही गया है, लेकिन अभी बीच में राजस्थान की सरकार ने सिर्फ 65 करोड़ रुपए देकर किसानों को फसल बीमा का क्लेम सेटलमेंट करके जाना चाह रही थी, भ्रष्टाचार करना चाहती, अधिकारी मिले उसमें सब मंत्री से लेकर। जब मुझे पता चला कि राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के किसानों के साथ में धोखा हो रहा है, उनका क्लेम बनना चाहिए लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए, ये 65 करोड़ में सल्टा कर निकलना चाहते हैं और बीच का घपला करना चाहते हैं। मैंने दिल्ली बुलाया उनको और अधिकारियों कहा कि जिस तरह से आपने ये जांच करके किया गलत किया, सही जांच करो। और सही जांच कराने के बाद में भारत सरकार इन्वॉल्व हुई और उसके बाद में 542 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचे। और ऐसे टोटल मिलाकर जो फसल बीमा है वो 1362 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में किसानों के खाता में पहुंचा है। बाजरा का अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में रिसर्च होता था, बाजरा का हमारा बाजरा सबसे यहां पैदा ज्यादा होता, लेकिन रिसर्च होता हैदराबाद में। उसके लिए गुड़ा मलानी के अंदर बाजरा का अनुसंधान केंद्र स्वीकृत कर दिया गया और उसका टेंडर हो चुका है और बहुत जल्दी वहां पर भव्य बिल्डिंग बनेगी और रिसर्च का काम प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से बाजरा अनुसंधान, चाहे जेजेएम का पैसा हो, जल जीवन मिशन का पैसा 5300 करोड़ रुपए, विद्युतीकरण के कनेक्शन हुए 2,44,000 कनेक्शन अभी हुए, सोलर का हब बना, सीएसआर फंड से हमने 75 करोड़ रुपए देने का काम किया। मनरेगा के अंदर जैसा कि 5000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास के तहत इस बाड़मेर जैसलमेर में 2,21,919 मकान बनाए गए। और इसी के साथ में लिस्ट बहुत लंबी भी, विद्युतीकरण के अंदर हो, चाहे रेलवे के कार्य हो, 1370 करोड़ रुपए रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ, सारा इलेक्ट्रिक का काम हुआ रेलवे का। ऐसे ही आपके ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के तौर पर 2200 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर क्षमता के 14 प्लांट लगाए। कोरोना के समय में 150 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर देने का काम किया। 321 लाख विभाग के हमारे पोस्ट ऑफिस खोलने का काम किया और 1000 से अधिक नए टॉवर इन 5 सालों के अंदर जो लगाने का काम हुआ है। और इसके साथ ही डीएमएफटी के अंदर भी पैसा 5-6 हजार करोड़ बीएडीपी के अंदर भी खर्च हुआ। और उसके साथ ही बाड़मेर
के अंदर चाहे फसल बीमा से लेकर किसानों के उचित मूल्य से हो और खरीद, और ऐसे एफपीओ 21 एफपीओ बनाए, और उसके साथ ही जल प्रदूषण जो बालोतरा उद्योग के लिए था उसमें 135 करोड़ रुपए का वहां पर प्लांट लगाकर उनको जो पॉल्यूशन की समस्या को समाप्त कराने का काम किया। और उसके साथ ही बाड़मेर के अंदर जो हमारे प्रवासी भाई आते हैं या यहां से कोई बाहर जाता है, तो राजस्थान की सरकार ने कुंडली मार कर बैठे थे कि यहां पर किसी प्रकार का एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए, जमीन नहीं दी, 4.5 साल तक मैं कहता रहा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारी नई सरकार बनी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर अब एयरपोर्ट उत्तरलाई के अंदर बनेगा, उसकी जमीन एलोकेशन का काम कर दिया है और बहुत जल्दी यहां पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, आज मैं आप सबके सामने कुछ बातें जरूर ये कहना चाहूंगा। ये मैंने जो काम किया ऐसे पहले भी कई होंगे जिनका हिसाब वो सामने वाले देंगे, मुझे उनका हिसाब वो देते रहे, लेकिन ये तो सिर्फ मैंने गिनती के बताए, ऐसे और भी कई काम, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज यहां पर जैसा कि आप सभी यहां पर आए हो और हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी हमें और काम करने की आवश्यकता है, और मैं आपसे एक ईमानदारी के साथ में आज इस मंच से कहकर जा रहा हूं, मेरी आदत है मैं जो कहता हूं सही कहता हूं, गलत बात नहीं करता। और इसकी अच्छी तरह से बात जानते हैं कि 22 के अंदर भी मैंने एक बार घोषणा की थी, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। उस समय मैंने कहा था कि अगर मैं विधायक बन गया तो कि 22 की जनता के प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर मीठा पानी पहुंचाऊंगा। और उसको बीच में जब मैं विधायक बनने के बाद में प्रयास करके कर रहा था, काम रुक गया, काम बीच में उसका टेंडर कैंसिल हो गया, आधा काम होने के बाद काम नहीं कर रहा था ठेकेदार, तो उसके बाद में प्रयास करके और उसको वापस सैंक्शन कराने का काम उस समय करके और हर पंचायत में मीठे पानी के लिए पाइप पहुंचाने का काम उस समय किया। ये मैंने घोषणा की थी उस समय कि अगर मैं दोबारा तभी आपके सामने आऊंगा जब मैं आपको मीठे पानी की पाइपलाइन पहुंचा दूंगा हर गांव में। और दोबारा जब जनता के बीच में गया तो पानी की हर गांव में हौदी बनाने के बाद ही जनता से मैंने वोट मांगे थे। और उस समय मैंने कहा था कि अगर मैं दोबारा नहीं, अगर आपके सामने आऊंगा तो तभी आऊंगा जब मैं आपके ये समस्या का समाधान, पानी पहुंचाने का काम नहीं कर दूंगा, तब तक आपके सामने नहीं आऊंगा। और उस घोषणा को मैंने करवाया। लेकिन आज मैं आप सभी से यहां पर कहना चाहता हूं, कुछ राजस्थान की सरकार की वजह से समस्याएं रही, अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है। मेरे भाइयों, मैं मेरे सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं, इस बाड़मेर जिले के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। आज जिस तरह से रिफाइनरी है, रिफाइनरी से कई बाई प्रोडक्ट बनेंगे, उससे कई प्रकार की फैक्ट्रियां लगेगी। यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए आपका ये भाई आपके लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि अब सरकार हमारी यहाँ पर है तो निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार के लिए मैं आपसे कहूं, दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक और कहना चाहता हूं, आज यहां पर आपके सामने घोषणा करके जा रहा हूं, कहना चाहता हूं कि जैसलमेर से लेकर और मुझसे पहले कई घोषणाएं करके गए आपके सामने, बजट के अंदर भी बता दिया कि ये सड़क बन गई, रेलवे लाइन बन गई। अगर बात करते हैं तो यहां पर तो मैंने जैसा कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर आज रेलवे का काम चल रहा है, वहां पर लगभग देखा होगा 250-300 करोड़ का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। ऐसा ही बाड़मेर के अंदर भी रेलवे स्टेशन शानदार बन रहा है, बालोतरा में भी बन रहा है। बाकी सारे काम, कई ट्रेनें नहीं शुरू हुई, कई ट्रेनों के आने के अंदर बाधाएं आ रही है, क्योंकि पासिंग लाइन नहीं होने की वजह से ट्रेनें रुके तो कहां रुके, सफाई कैसे हो, उसके लिए भी बाड़मेर के अंदर भी अगले आने वाले समय के अंदर यहाँ पर शानदार व्यवस्था की जाएगी, यार्ड बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक हमारी ट्रेनें आए। और इसी प्रकार से बाड़मेर के अंदर भी वहां पर भी इसी प्रकार का किया जाएगा, वहां पर भी उसका प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है, वहां भी यार्ड बनेगा ताकि ट्रेनें ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे। और इसके लिए मैंने वहां पर मंत्री जी से कई बार बात करके कहा कि मेरे ये सारी चीजें बॉर्डर का क्षेत्र होना बहुत जरूरी है, तब ये किया गया। और आज मैं आपके सामने यहां पर आपको कह के जाना चाहता हूं, आपके सामने आज यहां पर मैं कह देना चाहता हूं कि अगली बार मैं जब भी आपके सामने दोबारा लोकसभा के वोट मांगना आऊंगा
उससे पहले पहले जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए गुजरात के लिए ट्रेन है, उसको हम प्रारंभ करवाएंगे। बाड़मेर जैसलमेर से ट्रेन प्रारंभ होगी, आप मुझे आशीर्वाद देना। दूसरा, मैं आपको और एक वादा करके जाता हूं यहां पे आज, नदियों से नदियां जोड़ने की जो बात है, उसके अंदर मैं किसानों से वादा करता हूं कि अगली बार आपके इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर हर नदियों से नदियां जोड़ने का काम किया जाएगा। हमारे यहां पर भी नदियां जोड़ने का काम होगा। और मैं आपके सामने दोबारा एक और कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी से जिस तरह से यहां पर सरकार है, मैं मेरे विधायक और सबको साथ लेकर नर्मदा को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसके साथ ही इंदिरा गांधी नहर को भी आगे बढ़ाकर, और इस तरह से ये बाड़मेर, बालोतरा और जो जिवाणा और गुड़ामालानी और सारा क्षेत्र मेरे किसानों के लिए कैसे खुशहाल हो, ऐसी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं? आप सभी यहां पर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते तो मुझे दोनों हाथ खड़े करके बताओ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये किसानों की बात है, और मैं आज यहां पर, ये राजस्थान की सरकार अगर चाहती तो ये चीजें हो जाती, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसका सहयोग नहीं मिला और उसकी वजह से ये संभव नहीं हुई। वरना आपको पता है कि हमारे यहां पर पड़ोस में ही हमारे जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री हैं। मेरी कई बार बात हुई उनसे कि ये हमारे यहां पर प्रोजेक्ट आगे बढ़े, लेकिन राजस्थान की सरकार का उन्होंने कहा सहयोग नहीं है, वो नहीं चाहती, इसलिए संभव नहीं हुआ। मैंने कहा अगर ये हमारी सरकार बनी तो, उन्होंने कहा अपनी सरकार बनते ही निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अब आने वाला चुनाव मेरा नहीं है, आप सबका चुनाव है। ये आपके लिए, मैं आपके सामने चरण, अभी मैं नतमस्तक हुआ हूं, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये मेरे लिए, मैं तो आपके सामने एक छोटा सा कार्य करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ये चुनाव हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। हमें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनकर जनता के बीच में जाना है, और आप सभी के आशीर्वाद से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है, वो जो पिछड़ा हुआ रहा है, इसको वापस हम कैसे हरा भरा बनाएं, और इसके लिए जो आने वाले समय के अंदर मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि आने वाला वक्त हमारा देश को विकसित भारत बनाना है, और हमारा देश का विकसित भारत बनाना तो हमारा प्रदेश और हमारा राज्य, हमारा जिला विकसित होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आप सबको एक यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो देखो सुनो, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैंने, कई लोग किसी प्रकार के, कई पिछली सरकारों में क्या करते थे, लेकिन मेरे पे सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मैंने आपके बीच में कभी इस बाड़मेर जैसलमेर के सम्मान को झुकने नहीं दिया, और किसी प्रकार का एक भी रुपये का मेरे ऊपर कोई आरोप माई का लाल नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया है। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि ईमानदारी से काम करते हुए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, और इसलिए आप सबके चरणों में मैं नमन करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, तो आप सभी यहां से कैलाश बनकर और नरेंद्र मोदी बनकर आप सभी मैदानों में जाएंगे। अभी यहां पर हम सभी बैठेंगे, अभी और भी बात कुछ कहनी है, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मैं आपके सामने नतमस्तक होकर और आप सबसे आशीर्वाद जनता जनार्दन से और आप सभी से मांगता हूं, आप सबका मुझे आशीर्वाद मिले, ताकि मैं इस बाड़मेर जैसलमेर के जो और विकास कैसे कर सके, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 400 प्लस सीटों के साथ में कैसे ला सके, ये आप सभी के ऊपर निर्भर है। यही बात कहकर मैं आपके सामने पुनः एक बार दंडवत होकर आपको प्रणाम करना चाहूंगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भाइयों बहनों, जोरदार आशीर्वाद दे दो, दिल खोल के आशीर्वाद दे दो भाई। अब जुलूस के रूप में हमें चार्जर नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगी? वही जो मैं करूंगी, फन।
Introducing the Samsung Galaxy F15 5G with 6000 mAh battery. जब चार्जिंग की टेंशन होगी खत्म, तभी तो इंडिया करेगा फन. Thank you very much, Mr. K. Annamalai, for joining us here on Public Munch. Let me begin by asking you, you started your career as a IPS officer, 2011 batch. 2019, you quit IPS. You were the DCP of South Bengaluru, as I understand. What made you join politics? I didn't want to join politics, frankly, madam. When I quit also, the intention was not to join politics. I wanted to get to the grassroots, started a foundation, ran it for a year. And normally when you come back to your village, you are there for a year. When you start doing things at the grassroots level, it evokes a lot of interest from people. And there was a theory that I was a person, and even in the police side, that politics is far, far away from me. That was very clear in my head. There was another theory that politics can accelerate change. So don't look at it in a negative way. If you think there is something negative, come inside and be a part of the change. The second theory. Maybe that 1 year on the ground, coming back to my village, that overpowered my first theory that politics is bad. So even now, some people say I'm a reluctant politician, but here I am a politician in front of you. A reluctant politician, and have you changed your mind and realized that politics is not all that bad? 100%, madam. There is a space for everybody. And politics as a, I will not say it's a profession, politics as a service, it's very unique. It demands so much out of a human being, and it tests all your skills. And it's very, very tough for anybody who's aspiring to get into politics also. You got to give everything there, everything there. From the bottom of your heart, you really have to believe this is what you want to do. When everything is there, I think politics is for you. Because now in Indian politics is 24/7, 365 days. And your relentless issues are so much. Every single day it brings so many issues to the forefront. And either you are for or against it. So this is the kind of setting politics in India is happening. For me, I've settled in my own comfortable space now. My value systems I keep very strongly and very dearly to myself. So right now, if you ask me, I found my space within the BJP party. Here I am sitting in front of you. So are you saying value systems? You've seen only the BJP. How can you comment on the value systems in comparison to other political parties? And are you saying that the BJP's value systems are different from those of other political parties? 100%, madam. The other political parties, very basically, if I can just take Tamil Nadu as an example, when you have a single leader-driven party, so the leader is more than a human being, is almost equivalent to a god. And at least when you see Tamil Nadu, from an outsider perspective, especially for you, madam, when you see it, here you have made people god-like, cult-like figures. You see people standing outside, welcoming, saying namaste, waiting for 1 month for appointment. And this is the kind of politics that is prevalent in our state. When I talk about BJP, it is a cadre-driven party. Everybody is equal, be it the Prime Minister, be it a booth-level worker. That's how everybody is treated. That is the first refreshing change for me as a person. The second, this party is always a party that wants to experiment in politics, that wants to make politics better. Maybe next week in BJP would be better than this week in Indian politics. So it keeps experimenting, keeps moving ahead. Normally many political parties, especially in Tamil Nadu, are status quoist. Still you operate on the old mindset of caste line. You want to bring issues, you want to bring emotions into it. So this is the second change for me. The third one, a youngster like me, madam, no political background. Father is a farmer, mother is a homemaker. Both are not graduates, coming from a small village, and I'm representing a political party in the state. How many political parties will give an opportunity? Just a middle class, maybe a lower middle class, first generation. And BJP is a party that will just travels with you. You can just walk the hand. You can meet everybody. This doesn't happen. Do you agree with Annamalai that the BJP gives chance to people who have no political background? No other political party in Tamil Nadu does that. Do you agree, students? Is that something that sets the BJP apart? But let me ask you, Mr. Annamalai, you talk about the media, you talk about the hold of the media. Rest of the country, it is the BJP, because you have a government at the center. Everybody says that it is because of the BJP that
the democracy of this country is in danger, all the institutions are in danger, the fact that you have a hold on the narrative across the country, that is a problem with the BJP, and the fact that you are an authoritarian party at the center. So what you blame the other political parties in Tamil Nadu, you are accused in the rest of the country, especially in the government running from Delhi. Your question has got some relevance because it's a common viewpoint of many opposition parties. They keep talking this, but I would go slightly more scientific into this question and more depth. Madam, when we talk about media channels owned by political parties is my first concern which I am putting before you. And the political party is also in the field of politics where they are either a ruling party or an opposition party. In the state of Tamil Nadu, it is so strangled, stroke controlled, because I will not take names because I'm sitting in an open forum, madam. I leave it to the viewers' discretion and judgment. You have media channels directly owned by a political party, not one. In TRPs, they're either number 2, number 3, number 4 in Tamil Nadu. Your papers owned by political party, which gets printed in the same office where a political party is situated. Then you have an ecosystem the political party and the media has created over time, which is directly to the supreme leader, what they call the number 1 leader. Across India, let me take your channel, madam. It's an independent channel. You apply your mind. It is owned by some other person, no connection to a political party. You give a news. 100% we might agree or disagree in a democracy. 10 news you put, maybe BJP might disagree with you 5, and the opposition parties might disagree with you 5. But where is the level of control? Where do we control, madam? Number 1. Second, it's a very fair game in Indian politics where anybody who accuses of controlling media, they also accuse us of controlling the Honorable Supreme Court. A worst case. Election commissioner resigns, they say it is BJP's problem. When election commissioner is appointed, they say it is BJP's problem. The same guy gets appointed, our problem. Same guy gets resigned, it's BJP. Or every single policy decision, they go to the Supreme Court, starting from Rafale, starting from Aadhaar, every single thing. Have they won any single thing in Supreme Court? Have the Supreme Court come to the aid of the opposition anywhere where you have violated something? So India, unfortunately, it has become a habit in our country over the last 10 years. If you can't perform in the public field, if you can't perform in the electoral field, if you don't get votes in a booth, for you the easiest to blame is the institution and easiest to blame is the media. But where is the scientific evidence, madam? Where do we control? And normally, yes, it happens in a democracy when one party continuously wins election. And BJP has, look at all the democracy in the world, madam, a functioning democracy. I don't think any democracy, a political party has got the winning-losing ratio like BJP over the last 15 years. If you look at all the functioning democracy, I'm not talking of an authoritarian government or a single party democracy. I'm talking of a multiple pluralistic democracy. The hit to lose ratio of BJP in a functioning democracy is the highest in India. Because it is people who decide we are winning, not we don't decide. So naturally the opposition says, 2014 what was the narrative, ma'am? Fixing up our VVMs. 2019 what was the narrative? Oh, paper trial, VVPAT you change. Now 2024 what is the narrative? Every time they bring a new narrative, which gets defeated in the election. Next election, another new narrative. Again it gets defeated. But we know it is part of our growth. When one party dominates in a democracy, when you get 40%, 45%, this time the aim is to get 50% popular vote. Day in and day out you win. But people don't see the hard work. People don't see Modi ji working till 3 a.m. in the morning. 7 o'clock he catches a flight, lands in Bengal. They don't see that. People don't see lakhs of our booth workers toiling and day in and day out without a media glare. People don't see that. People don't see ordinary karyakartas doing thousands of things behind the scene. And for them, BJP winning means, oh, you control the media, send some nice spokesperson, fix an anchor, they will just give you some easy questions, lollipop, you answer. No. The Prime Minister has put a target of BJP and NDA 370 par and 400 par. And that can only happen if the South, the 130 seats in the South, actually come good for the BJP. I want to ask you today, you have become the face, the entire dynamics of the BJP in Tamil Nadu.
how many seats? Because whenever you fought alone, you've never gone beyond 5.5% of the vote share in Tamil Nadu. This time around, what is the vote share that you're looking at, and what are the number of seats that you're going to get out of the 39 plus 1 in Puducherry, 40 seats in Tamil Nadu? Madam, it's a very tough election in the sense you're looking at the three-way context in Tamil Nadu. You have the DMK alliance, absolutely the same alliance for the last 10 years, no change. They have finished their ticket distribution also. Absolutely rich in money power, muscle power, that is one end. Then you have two major alliances, one led by the BJP, other by the ADMK at this point of time. So I would very confidently say the performance of BJP in Tamil Nadu would be historic, which means it might not have happened before this at any point of time. So if you ask me to define what will be that history, because you are looking at 18 to 35 years of our friends, young voters like this, our friends who are sitting here, roughly they are about 33%. 1/3 of voters are very, very young in Tamil Nadu. So their idea is completely different. They are completely free from ideology. And predominantly they have seen only Modi's performance over the last 10 years. And when many of them might not have seen a Congress government for 2004 to 14, madam. Somebody who's giving their first vote today must be 8 years, 9 years when Congress just lost power in 2014. So there's a completely pretty dynamics here. And Tamil Nadu, generally you can always expect a sweep here, there. There's nothing called the middle. I would say it was historic. The vote share, we will comfortably cross 25%. Comfortably. 25? Yes. 5 times? Yes, madam. 500% growth? Yes, madam. We'll comfortably cross. Can I challenge you on that? I am putting it in record. I am talking to you in the media, madam, where the record is happening. I am not going to go anywhere. I am just a phone call away. You will call me on the day of counting day. You will ask me, because I am also putting my political credibility on the rocks. I am putting my political credibility in a leading national channel to a leading anchor sitting in front of you. I am making a commitment because we are confident we are reading the field well. We will cross 25%. In such a short time, you have followed the process and the procedures of this party. Many would say that you're scared of making a commitment. You've made statements against the AIA-DMK. Today there is no alliance with the AIA-DMK because of the statements. And let me just play out what all you've said about the AIA-DMK, and can we play out that soundbite, Periyar, Jayalalitha onwards, what K. Annamalai has said in the past. முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கட்சி உதாரணத்துக்கு இதே கோயிலுக்கு வெளியே அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 1967 ஒரு பலகையை வைத்திருக்கின்றார். என்ன வச்சிருக்கிறாங்க? கடவுளை நம்பவ முட்டாள், ஏமாளி, அதனால கடவுளை யாரும் நம்பாதீங்கன்னு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோவில்லையுமே அவர்கள் இது போல் ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையை செய்தது போல் ஒரு கம்பத்தை வைத்து கொடியை ஏற்றி வைத்திருக்கின்றார். ஆனா இந்துக்கள் நாம் அமைதியான வழியிலே அறவழியில வாழ்க்கையை வாழ்றோம். அதனால் இன்னைக்கு இந்த ஸ்ரீரங்கத்தினுடைய மண்ணிலிருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி உறுதி எடுத்துக் கொள்கிறது. தமிழகத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி வரும் பொழுது முதல் வேளை அந்த கம்பரத்தை அப்புறப்படுத்தி. Many people say that your statement, your hardline against the AIA-DMK has cost the BJP that alliance and maybe a few seats in Tamil Nadu. How do you see it? Madam, you are such a senior observer of politics for a long time, different dynamics. I'm sure you will never know, you will always know that a single statement which is always taken out of context by a political party which wants to take it out of context, a single statement will never break an alliance or make an alliance. For example, tomorrow I praise somebody. Will they come for the alliance, madam? Same counter logic I'm giving. Tomorrow I'm saying, oh, they are great people, they are extremely fantastic people. Tomorrow, so the statements can never make an alliance or break an alliance. But coming to the context in which all this are spoken, I will speak this today also, what I spoke there. The next minute I'll speak the same thing. Because, madam, this is an extremely carefully, well thought out, the party line statement. Very well thought out. We are saying, look, do I respect Periyar? Of course, yes. He's a leader. Where is Periyar's maybe a statue in the land of Tamil Nadu when BJP comes to power? Of course there is a place for him in a statue. But where it will be the public place, where every person's statue is there.
But you cannot have an offending words right outside a temple. In Tamil Nadu, whichever big temples you go, there is this wording that is put. It says, any person who believes in God is a fool. Right up to the word called scoundrel is used if you do a proper English translation. We are saying, no, this doesn't have a place in a civilized society. We will remove. If you want it, we'll put it in a public place where all sorts of language is there, all sorts of ideology is there. You want to respect that particular personal ideology, please go put up mala and come out. We never said we are removing this and throwing. We said it will go to a public place. That is why the people of Tamil Nadu support. Very first time BJP have come out very clear cut. Look, every language, the same offensive language cannot be outside a mosque. We are against it also. The same offensive language cannot be outside a church. We are against it also. The same respect a temple, church, mosque or a synagogue, everywhere, Gurudwara, every single place. Please don't put an offensive language simply because you are a ruling party. Or I am saying, madam, same DMK I am asking. We will run the 2026 assembly on this referendum. Let DMK come out, put it in the referendum and say, Periyar's words will be there outside a temple. We will say it will not be there outside a temple. We will do a referendum. Sanatana Dharma. When Udayanidhi Stalinji, when we asked him, can we do a referendum of Sanatana Dharma in Tamil Nadu in 2024? He said, no. After 2024, I will talk. Why? Because you have to understand, madam, Tamil politics for a long time was not based on what you give the statements or the policy measures. No. Freebies, cult figures, alliance shifting here and there. The major Dravidian parties on their own, they are about 20-22%. You add alliance to it, you cross 30%. Probably 2024 and 2026 would be the first time in Tamil Nadu politics which will be issue based. 10 years of Modi ji. You like it? Please vote. It will be issue based. 2019, what was not it? Not Hindutva versus Sanatan. Madam, here, our concept of Hindutva, Sanatana Dharma in Tamil Nadu for a long time, 70 years, Sanatana Dharma was actually portrayed by the DMK ecosystem as a wrong word. For them, Sanatana Dharma means Brahmin supremacy. That is how they wrote. That is how in the movies they sang. That is how they, in the theatre dramas, when DMK initially came to the political sphere, it was all drama, street plays. For them, Sanatana Dharma, Brahmin guy is dominating you. For us, Sanatana Dharma is equal. It is all encompassing. Everybody same. And the language and the nomenclature change is happening now because of the social media. Sanatana Dharma, the word is so discussed in Tamil Nadu over the last many months. Right up to Benaras Hindu University's book on Sanatana Dharma, this, that. And till now, Sanatana Dharma means Brahmin supremacy. Don't believe. For the very first time, the people of Tamil Nadu, Sanatana Dharma means eternal Dharma, which will transcend time. This is the first level discussion happening. Then suddenly Udayanidhi Stalin says, no, it was went out of context. I mentioned Brahmin supremacy, annihilation. The second question, this is a state where unfortunately Brahmins are converted to villains. Because you always need a villain in politics. You keep them as villain. You vilify them. You do politics around them. Now I really don't understand. In a 21st century, 2024, you bring a particular community, you put them there, you vilify them. Can you do politics, madam? For me, the biggest problem in Tamil Nadu is vilification of gender, vilification of caste, vilification of community. Very unfortunately, this is the language DMK speaks. Now, you see, madam, in India, why is DMK's language so controversial now? Today, there is some big thing in TV I was saying, one Tamil Nadu minister saying, I am a minister, that is why I am keeping quiet. Else I will tear Modi to piece. Day before yesterday language. 5 days back, one minister language. Why suddenly it is becoming a trend where people see? Because till now social media was not there, madam. This is DMK's normal language. They go to a stage, abuse a woman, speak bad about women, people clap, at least their cadres. They think it is cool, they come out. After social media comes, every language is traveling. People scrutiny it. Suddenly it becomes viral. DMK fellows are like, 70 years we are speaking the same language. Why are you objecting now? Now social media has put scrutiny on all of us, saying, you don't keep your language in check, you are in trouble. Anybody wants to ask a question? We'll take a question round from the students. Raise your hand. Well, right here. Please identify yourself. Can we have the mic coming to this gentleman in the front row? Vanakkam Annamalai. First of all, hearty congratulations for your successful completion of Yen Man Yen Makkal Yatra.
So it was so political. I just wanted to know how a leader is psychologically thinking, how he makes decision. So you started the journey as an engineer like me, and you did not place yourself with a job, and then you took a break, you went to pursue MBA, and then you wrote civil services, you served the people for 9 years, and then you did quit the job. After that you come to this mass platform where you directly meet people. So why should not I think that Mr. Annamalai ji is switching from platform to platform? And how will you make a commitment, or how will you promise me that you are going to be in this platform? Politics is Commitment to people. a long trust. Okay. And I have one more follow-up question. Okay. First, let him answer the first question. Very important question, madam. Thank you for the question, brother. Very important question that is. Well, you have to understand, from my point of view, to understand me as a person, who am I as a person? I was born in a small village, 32 houses in the village. Father, mother, not graduates, and living a normal life. 10th standard, absolutely no clue what I want to do in life. But I was very clear, I don't want to be a doctor because being a doctor means more study. That is my level of thinking. 12th, absolutely no clue. I went to an friend, got a seat in the engineering college. I wanted to follow him. We are close friends. Went to that engineering college. After going to engineering college with more exposure, one thing was very clear, I don't want to be an engineer. For me to get that clarity at the age of 20, it took 20 years for me from a village to a city, seeing people to know, oh, I don't want to be an engineer. Second question, what do you want to be? If you don't want to be an engineer, why do you want to take up a job, get into EMI and all those things? For me, the clarity evolved very lately and slowly. Because of the nature of my life, my exposure, what do I know about life? Again, one thing I didn't say, madam, since you asked this question, I have to bring that also. Went to MBA. So many people here might not know, my internship happened to the political party. That was my first try in politics. So my MBA time, first year, when you have to do a corporate internship, I took a special permission, came and did with Mr. Vijaykanth. 3 months I was with him. As a communication advisor, 2009 Lok Sabha, traveling across. Then I knew very clearly that politics in India and Tamil Nadu, it has to go through a long way before a person like you and me can even think about getting into politics. Civil service happened because I was very clear right from my MBA time in UP that it has to be of service. What service? Again, I don't know. It has to be NGO or probably politics or probably civil service. So the reason I'm trying to be more elaborate on it is, I'm sure till 25, 28, if somebody here thinks that we're very clear my life is sorted out, I'm very sorry. We have seen very little of the world to be so confident that my life is sorted out. We have seen very little of the world, university, campus, friends, ecosystem, maybe a canteen, maybe a Netflix, maybe an Amazon, at least for your age. Policing 9 long years is not an easy thing because you are getting exposed to so many. Again, I told madam, politics was definitely out of my mind because survive in Indian political system is next to impossible. Because so much you have to give. Your camera is always on your head. You lose your privacy. And every statement, one statement you go off in a state like Tamil Nadu, I'm done. And every day, morning you defend CAA, afternoon this, then evening some other issue, night there. I keep talking to press people, why do you want to test me on sociology, history, everything for me? But for the opposite party, you just say what idli you ate, and which movie you sing, and what song you like. And only for me, why you have to test geography, history, sociology? Because many a time I keep complaining that why hard questions for me? Because you are going against the system and the narrative per se. So it's very tough. So brother, I would always say, the end goal is to serve the people. Politics is one of it. And politics is never intended to be a full-time profession. The makers of our constitution never thought politics should be full-time. The moment you do politics full-time, where will you earn your money? How will you get your food? And who's going to take care of your children? And unfortunately in India right now, the nature of politics have become 24/7. And for me, I do agriculture, that is where I earn my income. But right now, I hardly spend about 3 days in my farm.
I know if I do it properly, I can earn a little bit more income there. I have to apply my mind. There is a motor repair. If I repair my motor, I'll do it in 2,000. My mother does it in 3,000. Because she's like, oh, I can't carry, I give it to this guy. If I take care of my cows and sheep well, because we rear cow and sheep there, probably I can take care of my sheep well, because I'm an absentee agriculturist now, because I'm based out of Chennai, half the time running. I wanted to give 10 days, 33% of my time to agriculture, because I want to earn and live my life. So I would always say, brother, it's a tough one.